फसल बीमा योजना बहुत बड़ा घोटाला है, जहां पर मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों के शेयर बीमा बीमा कंपनियों में है। 1800 करोड़ रुपया प्रीमियम कंपनी को प्राप्त होता है और वह कंपनियां किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में 48 करोड़ रुपया देती है। तो 1750 करोड़ रुपए सीधे बीमा कंपनियों और बीमा कंपनियों के शेयर होल्डर के पास जा रहा है। जो कंपनियां केवल गैस का व्यापार करके उत्तर प्रदेश में लोगों से 100 करोड़ रुपए महीने में कमाती थी, आज उनका व्यापार 3000 करोड़ से ज्यादा हर महीने का हो गया। तो जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें गरीब का कल्याण निहित नहीं है, उसमें सरकार के उद्योगपतियों का व्यापार निहित है। आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। किया जैसे हमने भी मंच से, बड़े बड़े मंच से मैंने भाषण किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला करके हम गरीबों की आंखों से आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये थी कि यह बहुत बड़ा व्यापार था। आप सोच सकते हैं कि एक साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जिस शख्स को आप सुन रहे थे यह है डॉक्टर आर.के. वर्मा, प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से दूसरी बार विधायक हैं। अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से विधायक हैं, लेकिन उनका जमीर जाग चुका है, इसलिए अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी नहीं हैं। उनके इंटरव्यू का पहला पार्ट आप देख चुके हैं, जिसको नेशनल जनमत के दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। अब इस दूसरे वीडियो में उन्होंने केंद्र सरकार की बहुमंडित दो योजनाओं, जिनको गरीबों की योजना कहा गया, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन दोनों ही योजनाओं के पीछे छुपे हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए। सिर्फ एक चीज का यह संदेह है, क्योंकि पहले भी देखा जाता रहा है कि इस देश का मतदाता भूलता बहुत तेजी से है। नोटबंदी में लोग लाइन में लगे, परेशान हुए। कोरोना में बुरी दशा हुई, मजदूरों को पैदल चलना पड़ा कई हजार किलोमीटर। इसके बाद अभी किसानों को लंबा आंदोलन करना पड़ा, 600-700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जान चली गई उसमें। क्या सब कुछ भूल जाएगा देश? देखिए, चूंकि आज हमारे देशवासियों की जो जीवन शैली है वाकई ये भूलने की है। हम बहुत जल्द, क्योंकि हमारे मन में समाज के प्रति और इस देश के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए वो संवेदना नहीं है। और हम जब निहित स्वार्थ में आ जाते हैं तो कोई कितना भी कहीं अपमानित हो जाए, एक चहारदीवारी के भीतर उसे 10 जूते भी लगे तो निहित स्वार्थ में है तो चहारदीवारी से बाहर जाएगा तो बड़ा सीना चौड़ा करके कहेगा मैं तो बहुत सम्मान से वहां पर था और आया हूं। तो निश्चित रूप से आज देश का जो आम आदमी है वो उसकी स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सामाजिक संवेदना और देश के प्रति संवेदना का अभाव होता जा रहा है, जिससे लोग मुद्दों को बहुत जल्दी भूलते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने इतनी पीड़ा दी है, भूलते हैं जो छोटे छोटे दुख दर्द होते हैं, लेकिन जितनी पीड़ा दी है वो पीड़ा तो देश का आम आदमी नहीं बोल सकता है। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या आप किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, सरकार जो कहती है वो कभी करती नहीं है। सरकार ने जितनी भी योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए लाई, सरकार ने केवल व्यापार किया। जैसे हमने भी मंच से, बड़े बड़े मंच से मैंने भाषण किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ला करके हम गरीबों की आंखों से आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। जो महिलाएं धुएं में काम करती थी, रसोई में खाना बनाती थी, उनके आंखों का धुआं हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये थी कि यह बहुत बड़ा व्यापार था। आप सोच सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सवाल आया था कि उज्ज्वला योजना से पहले उत्तर प्रदेश में कितने उपभोक्ता थे, तो उसमें सवाल था 1 करोड़ 16 लाख उपभोक्ता थे। और उज्ज्वला योजना के बाद उपभोक्ताओं की संख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। और उस समय 390 रुपए का सिलेंडर था। पूरी दुनिया में रॉ मटेरियल की कीमत नहीं बनी, लेबर कास्ट नहीं बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी नहीं बढ़ी, लेकिन 390 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए से ज्यादा में चला गया। तो जिस गरीब का पैसा उद्योगपति के जेब में नहीं जाता था, आज जो कंपनियां केवल गैस का व्यापार करके उत्तर प्रदेश में लोगों से 100 करोड़ रुपए महीने में कमाती थी, आज उनका व्यापार 3000 करोड़ से ज्यादा हर महीने का हो गया।
तो जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें गरीब का कल्याण निहित नहीं है, उसमें सरकार के उद्योगपतियों का व्यापार निहित है। आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई बार सवाल उठाना चाहा, अतारांकित में सवाल स्वीकृत किया गया और उसका जवाब मैं आपको बताऊं, मैंने एक खरीफ फसल का मैंने ब्यौरा मांगा था, तो उसका जो परिणाम मुझे मिला है, पूरी जानकारी जो मिली, मैंने पूछा था कि इस फसली वर्ष में उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे किसान हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबद्ध हैं, उनकी संख्या कितनी है और उस योजना में जुड़ी हुई सभी बीमा कंपनियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों के द्वारा कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ। उसका जो जवाब मुझे मिला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और किसानों से जो कंपनियों को प्रीमियम प्राप्त हुआ वह 1800 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, एक फसली वर्ष के एक फसल का। और उसके सापेक्ष मैंने जो दूसरा जवाब मांगा था कि 18 जितना प्रीमियम प्राप्त हुआ है उसके सापेक्ष किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में कितना धन देय हुआ, उसका जवाब था 48 करोड़ रुपया। आप सोच सकते हैं, और मैं ये बात पूरी तन्मयता से कह रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये सवाल फसल बीमा योजना, इसका मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत बड़ा घोटाला है, जहां पर मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों के शेयर बीमा कंपनियों में है। 1800 करोड़ रुपया प्रीमियम कंपनी को प्राप्त होता है और वह कंपनियां किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में 48 करोड़ रुपया देती है, तो 1750 करोड़ रुपए सीधे बीमा कंपनियों और बीमा कंपनियों के शेयर होल्डर के पास जा रहा। तो ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एनालिसिस आप करेंगे तो आपको लगेगा कि यह गरीब कल्याण की बात नहीं हो रही है, उद्योगपतियों के व्यापार की बात हो रही है, पीएम केयर्स फंड की तरह। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। अच्छा, एक मुझे संदेह है, आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको ये विधायक हैं, दूसरी बार हैं, आपको ये तमाम सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जब मैं करीब से देखता हूं मुझे भी ये समझ में आती हैं, नौकरी पेशा लोगों से बात करता हूं उनको भी ये बात समझ में आती है। लेकिन जब किसी गांव के व्यक्ति से बात करिए या कम पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करिए तो उसके लिए हिस्सेदारी का मतलब जाति होती है, और जाति में भी वो विधायकों की संख्या गिनता है और डीएम की संख्या गिनता है। तो क्या समाज के उस वर्ग तक ये हम पहुंचा सकते हैं? अगर एक जाति की बात करें, कुर्मी समाज में, उसको ये कैसे बताएंगे कि अमर सिंह पटेल देखिए बर्खास्त कर दिए गए, अंजू कटियार को जेल भेज दिया गया, तमाम इस जाति के शिक्षक केवल बोलने की वजह से उनका निलंबन हो गया, कैसे वहां तक ये बात पहुंचेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिसकी आंखों में जितनी क्षमता देखने की होगी उतनी ही दूर तक वह देख सकता है। और जो व्यक्ति अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी पूरी सोच, दिन भर का सोचना जो होता है, उसके बच्चों का पेट कैसे भरे, बच्चों के तन पर कपड़ा कैसे आवे, उसके बच्चों की फीस कैसी भरी जाए, यही तक सोच करके रह जाता है, तो वो देश और प्रदेश की परिस्थितियों पर कैसे विचार कर सकता है। हाँ, जब वो समाचार पत्रों में वो पढ़ता है कि इतने विधायक फला समाज से हैं, उसको लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन उसको यह जानने का अवसर नहीं मिल पाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक पटेल समाज से हैं, तो हमारे समाज की जो आबादी है, हम लोग इसीलिए जातिवार जनगणना की बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो आबादी है, क्या हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको जो आरक्षण के सापेक्ष उनको जितने संख्या में चयनित होना चाहिए, क्या चयनित होते हैं? वहां छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं, मेरा अपना मानना है कि अगर आप गरीब कल्याण की बात करते हैं बिना किसी विवाद के, हम विवाद नहीं करते, हम किसी की उपेक्षा की बात नहीं करते, किसी के हक अधिकार को छीनने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहीं पर वो लोग भी रहे हैं, आज सरकार में भी हैं, कि जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू गरीब हैं, उन्होंने कहा ये हिंदू गरीब है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुर्मी को आरक्षण मिला, यादव को आरक्षण मिला, एससी को मिला, एसटी को मिला, उन्होंने ये कहा। हमारे मन में कभी उस तरह का भाव नहीं रहा, लेकिन आज भी हम नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकारी संसाधन हैं और सरकारी संसाधन जो जन कल्याण के लिए, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं
कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के बाद एक घोषणा करी थी, 21,000 करोड़ रुपया हम उत्तर प्रदेश में लोगों को, जिन लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, मुद्रा योजना में अगर आप जाति विशेष की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने पटेल समाज के लोगों को मुद्रा योजना से अनुदान मिला? स्टार्टअप योजना में, स्टैंड अप योजना में कितने पटेल समाज के लोगों को आज आप कह सकते हैं कि हमारी नेता अनुप्रिया पटेल वाणिज्य उद्योग मंत्री भी हैं? लेकिन मैं पूछूं कि लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग से उत्तर प्रदेश का जो बजट आता है उसमें बहुत सारी अनुदानित योजनाएं हैं। पटेल समाज के कितने नौजवानों को उसमें से अनुदान मिला है? उन्होंने रोजगार किया है, उनको ये महसूस हुआ हो कि हमारे समाज के नेता वाणिज्य उद्योग मंत्री हुई और हमें अनुदान मिला, मैं अपने पैर पर खड़ा हो सका। क्या कह सकता है? नहीं कह सकते हैं। इसी तरीके से जितनी मेरा अपना मानना है कि जो भी प्राइवेट निजी संस्थान भी हैं, अगर सरकारी संसाधन उसमें इस्तेमाल किया गया है, जितने बड़े उद्योग भी लगाए जाते हैं या शिक्षण संस्थान लगाए जाते हैं, वहां पर भी सरकारी पैसे का इस्तेमाल होता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनको अनुदान मिलता है। तो जब सरकारी पैसा है तो सरकारी पैसा तो आम जनता से जाता है, आम जनता से जाता है, हमारे द्वारा टैक्स चुकाया हुआ। लेकिन आप ही के वर्ग के कुछ लोग ये कह देंगे ये तो मोदी ने टैक्स दिया था, इतना अडानी ने टैक्स दिया था और उसी को हम बजट में ला रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि हम जो 28 रुपए वाला पेट्रोल है उस पर हम 72 रुपए से ज्यादा जो टैक्स दे रहे हैं वो इस देश का आम आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान होता है। टैक्स देने का काम आम आदमी करता है, ना तो अडानी अंबानी लोग करते हैं। लेकिन आप ही के वर्ग के कुछ लोग कह देते हैं कि अडानी ने इतना टैक्स दिया था सरकार को, इसलिए सरकार ने उनके कर्ज को माफ कर दिया और किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। अच्छा, किसान बिल की एक समस्या थी, किसान रुष्ट बताए जा रहे थे, वो उन्होंने तीनों बिल वापस ले लिए। किसान सम्मान निधि बढ़ा रहे हैं, प्रधानों को बुला करके मानदेय उनका बढ़ाया जा रहा है, तमाम तरीके से लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। 11 राज्यों से मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा? मतदाता जो नाराज था वो क्या इनकी तरफ से फिर आता हुआ नहीं दिख रहा है? देखिए नीरज जी, मेरे ये समझ में नहीं आता कि वही भारतीय जनता पार्टी का वही शीर्ष नेतृत्व एक दिन उन लाखों लाख किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, आंदोलनजीवी, न जाने कितनी उपाधियों से विभूषित करने का कार्य किया, जो शर्मसार करने वाली बात रही। कोई भी किसान का बेटा अगर सुनता था कि हमारे किसान भाई को कोई खालिस्तानी कह रहा है तो सीने में खंजर लगता था, और उस दर्द को हमने महसूस किया। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। इन्होंने कभी नहीं बताया कि हम ये किसान बिल क्यों बना रहे हैं, और ना तो लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा कराई, और जब वापस कर रहे हैं तब भी आप नहीं बता रहे हो। तो मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूं। मैंने भी नमक खरीदा है 4 रुपए किलो में। जब बचपन में हम लोग बाल्यावस्था में 4 रुपए किलो में नमक खरीद करके घर ले गए हैं, और उसी समय मेरे घर का गेहूं 11 रुपए किलो बिकता था। 11 रुपए किलो बिकने वाला गेहूं आज 15 रुपए में है, और 4 रुपए किलो बिकने वाला नमक आज 20 रुपए में है। चूंकि वह किसान के घर पैदा होता है, इसलिए वो 11 रुपए से 15 रुपए तक तरक्की किया है, और उद्योगपति के घर पैदा होने वाला नमक 4 रुपए से 20 रुपए में पहुंच गया है। तो एक किसान, हमारे ही पुरखे, हमारे भारतीय जनमानस में बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी इस बात को इसीलिए लिखा था ना कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निसिक चाकरी, भीख निदान। आज ये लाइनें उपेक्षित हैं, आज उपहास की पात्र बन गई हैं। पहले व्यक्ति महसूस करता था कि मैं खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं किसान परिवार से हूं, लेकिन आज मैं किसान परिवार से हूं, मैं किसानी का काम करता हूं, ये बताने में शर्मिंदा होते हैं। हमारा नौजवान इस बात को बताने में शर्मिंदा होता है कि मेरा पिता किसान है। अब इस इंटरव्यू को सुनने के बाद भक्त किस्म के लोगों का सवाल होगा कि विधायक जी पहले कहां थे, तो उसका जवाब यह है कि पहली बार डॉक्टर आर.के. वर्मा ने इस तरह का इंटरव्यू नहीं दिया है। तकरीबन 3 साल पहले से ही वो लगातार सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते चले आ रहे हैं। जब जमीर जागा तब जागा, कम से कम उन गुलाम नेताओं से तो ठीक है जिनका जमीर अभी भी नहीं जागा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।